बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 का या यूनिट नंबर 6 का। चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर 3 सॉलिड्स। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर्स को शुरू किया था गैसियस चैप्टर से, उसके बाद हमने लिक्विड्स को डिस्कस किया और आज एक्सरसाइज की डिस्कशन करेंगे हम विच इज़ रिलेटेड टू द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। पहले पोर्शन में हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है द क्रिस्टल ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए मेटेलिक सॉलिड, बी मॉलिक्यूलर सॉलिड, सी कोवेलेंट सॉलिड एंड डी आयोनिक सॉलिड। स्टूडेंट्स, जैसे नाम हमें बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये किस मटेरियल से रिलेटेड है। जैसे मेटेलिक सॉलिड्स ओनली मेटल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। जब वो एटॉमिक फॉर्म में होंगे, एलिमेंटल फॉर्म में होंगे, किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल या सब्सटेंस के साथ बॉन्डेड नहीं होंगे, तो फिर उसको हम मेटेलिक सॉलिड कहेंगे। जैसे कॉपर है, जिंक है, आयरन, निकल वगैरह। तो ऑप्शन ए इस केस में कंप्लीटली गलत है, क्योंकि द क्रिस्टल ऑफ आइस, आइस मीन्स वाटर, H2O, दैट इज मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। यस, हमारा जो सही आंसर है यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। वाटर सॉलिड स्टेट में जब आएगा तो वो क्रिस्टल बनाएगा जिसमें पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल होगी और मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, तो फिर यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हमारा दैट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ऑप्शन सी की भी जरा वजाहत कर दें। कोवेलेंट सॉलिड्स आर दोज इन विच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर कोवेलेंट फोर्सेस। जैसे डायमंड है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, चैप्टर में हमने उसकी वजाहत की थी। वहां पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स, दोज आर कोवेलेंट फोर्सेस। और जब कोवेलेंट फोर्सेस मौजूद हों तो जो सॉलिड एग्जिस्टेंस में आएगा, वजूद में आएगा, उसको हम कोवेलेंट सॉलिड कहते हैं। और आयोनिक सॉलिड्स तो वो हैं जहां पर आयोनिक फोर्सेस हों। जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह। यहाँ पर जो फोर्सेस होंगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान होंगी, जिनको हम आयोनिक फोर्सेस कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हम कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट और उसके साथ सोडियम नाइट्रेट की बात की गई है। बोथ हैव एटॉमिक रेशो ऑफ 1:1:3, सिंगल पोटेशियम सिंगल सोडियम। तो फर्स्ट वन जो है ये सोडियम और पोटेशियम की नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड नाइट्रोजन है, दोनों केसेस में नाइट्रोजन सिंगल है, 1:1, ठीक है। और थर्ड जो है ऑक्सीजन है, जिसमें से 3 ऑक्सीजन दोनों केसेस में मौजूद है, तो 1:1:3। अब इन देयर क्रिस्टल्स दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस है, लेकिन दोनों में एटॉमिक रेशो एलिमेंट्स की या एटमों की सेम है। इसका ये मतलब हुआ कि वो उनके जो क्रिस्टल लैटिस होंगे या उनके जो यूनिट सेल्स होंगे उनकी ज्योमेट्री सेम होगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? अब स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए में है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी को किताब में जब एक्सप्लेन किया गया है वो विद रिस्पेक्ट टू एन आइसोट्रोपी एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम एग्जांपल ले ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट की एक तरफ से अगर हम करंट पास करेंगे तो करंट की पैसेज मुमकिन है, और अगर दूसरे साइड से हम करेंगे तो करंट पास नहीं होगा। हम कहते हैं कि करंट की कंडक्शन के लिए ग्रेफाइट में एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइडिंग करेगा। अब अगर हम ऐसे साइड से करंट पास करें जहां से स्लाइडिंग मुमकिन हो, करंट पास होगी, और अगर वर्टिकली हम अप्लाई करें करंट तो करंट मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो लेयर्स की स्लाइडिंग नहीं होगी। तो एन आइसोट्रोपी जब डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट बिहेवियर हो, आइसोट्रोपी जब सेम बिहेवियर हो डिफरेंट डायरेक्शन से। ऑप्शन बी जो है एन आइसोट्रोपी, ये दोनों एक्सप्लेन हो गए। ऑप्शन सी जो है आइसोमॉर्फिज्म है। हमारे जो आंसर्स हैं ऑप्शन ए और बी मुकम्मल गलत है, 50-50% चांस है। अब सी और डी में आइसोमॉर्फिज्म में ये है कि जब 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस सेम
क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, दैट इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज द कंडीशन इन विच वन crystalline substance exists in different crystalline substance arrangement। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलीमॉर्फिज्म में जब एक ही कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में हो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ पर दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो सेम क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में है, तो हमारा जो आंसर होगा इस केस में दैट इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। इस कंडीशन को या इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 में पूछा गया है कि द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल इज, क्यूबिक क्रिस्टल किस कंडीशन को हम कहते हैं जिसमें चारों अतराफ उस क्रिस्टल के सेम हो, एंगल्स सेम हो, डायमेंशंस लेंथ वाइज सेम हो, उसको हम सिंपल क्यूबिक फॉर्म कहते हैं। अब हमने जब क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस को डिस्कस करना शुरू किया था तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी के बारे में पूछा गया है कि सिंपल क्यूबिक में कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री होंगे। हमने ये बात डिस्कस की थी और कहा था कि 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है सिंपल क्यूबिक सब्सटेंसेस के लिए या सिस्टम्स के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा इस केस में वो सही होगा। डिटेल के लिए आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को पढ़ लें। एमसीक्यूज नंबर 4 में बताया गया है स्टूडेंट्स के अ पेयर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर आइसोमॉर्फिक इन नेचर। कुछ देर पहले आइसोमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म की वजाहत हो गई। अब हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सा पेयर आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा। सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है। आपने पार्टिकल्स या एटमों की रेशो को देखना है। यहाँ पर 1:1 लेकिन यहाँ पर 1:3, 1:1 और उसके मुकाबले में 1:3 है, तो ये पेयर जो है ये नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देख लें 1:1 और इसी तरह जिंक ऑक्साइड में भी 1:1, तो ये पेयर जो है ये आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा। हमारा जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी इन दिस केस। आप जरा ऑप्शन सी भी देख लें, वहां पर सोडियम नाइट्रेट है 1:1:3, उसके साथ कैडमियम सल्फाइड है जिसमें 1:1 रेशो है। फिर सोडियम फ्लोराइड है और कैल्शियम कार्बोनेट है। सोडियम फ्लोराइड 1:1 और कैल्शियम कार्बोनेट जो है दैट इज 1:3। तो सी, डी और ए ऑप्शंस गलत है। हमारा जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 5 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के क्रिस्टल शो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज आइसोट्रोपिक कंडीशन एंड व्हाट इज एन आइसोट्रोपिक कंडीशन। एन आइसोट्रोपिक कंडीशन में जब हम करंट की अगर एग्जांपल लें विच इज फिजिकल प्रॉपर्टी, या हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग की या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में, या करंट की अगर हम बात करें ग्रेफाइट की केस में, तो उसके एक डायरेक्शन से करंट पास होना मुमकिन है और दूसरे डायरेक्शन से करंट पास नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टी को हम एन आइसोट्रोपी कहते हैं। इस एमसीक्यूज में उसकी बात की गई है। आइसोमॉर्फिज्म है जब डिफरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस केमिकल सब्सटेंसेस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म वो कंडीशन है जब सेम सब्सटेंस डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। सी में है एन आइसोट्रोपी, डी में है आइसोट्रोपी। तो जो हमारा सही आंसर है दैट इज एन आइसोट्रोपी और इसकी वजाहत 2 टाइम्स दी गई आपको। एमसीक्यूज नंबर 6 में है कि द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल इज, कितने पैरामीटर होते हैं जिसकी बेस पर हम किसी यूनिट सेल को एक्सप्लेन करते हैं? 4, 5, 6 या 7? द करेक्ट आंसर इज 6, जिसमें से 3 एंगल्स हैं और 3 एजेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी की बेस पर हम डिफाइन करते हैं किसी यूनिट को या यूनिट सेल की अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के सोडियम क्लोराइड एंड क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म। जब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज होगा तो उसकी जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट है वो किस टाइप की है? ऑप्शन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है,
या ऑर्थोरोम्बिक है या सिंपल क्यूबिक है। ऑप्शन सी और डी कंप्लीटली रॉन्ग है। इस केस में हमारा जो सही आंसर है दैट इज स्टूडेंट्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें से सिंपल क्यूब होगा और उस क्यूब की एक साइड पर या फेस पर या जो चारों फेसेस होंगे 6, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, डाउन एंड अप, राइट लेफ्ट, फ्रंट एंड बैकवर्ड, इन 6 फेसेस पर एक एक पार्टिकल उनकी सेंटर में होगा, जिसको हम फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस कहते हैं। तो जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन 7। व्हाट अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 8? आइए बोर्ड नंबर 2 पे देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई आइस फॉर्म नंबर 1। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, जब वो सॉलिड स्टेट में आएगा तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही आएगा। अब ऑप्शंस देखते हैं कि वहां पर क्या पूछा गया है। ऑप्शंस हैं कि आयोनिक क्रिस्टल बनाएगा, ऑप्शन बी कोवेलेंट क्रिस्टल बनाएगा, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाएगा, ऑप्शन डी मेटेलिक क्रिस्टल बनाएगा। ऑप्शन डी और ए को कंप्लीटली आप इग्नोर करें, क्योंकि ना तो कार्बन डाइऑक्साइड में आयंस हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड मेटेलिक इन नेचर है। अब सी और बी में अगर आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल या इसको हम मॉलिक्यूल की जब बात होगी, इट मीन्स के जो एटम होंगे कार्बन और ऑक्सीजन इस केस में, वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। लेकिन हम सॉलिड स्टेट की जब बात करें तो हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस पर अट्रैक्शन शो करेगा। तो कोवेलेंट ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस केस में गलत है। हमारा जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बनाएगा स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 9 में पूछा गया है कि द नेचर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन ग्रेफाइट इज। ग्रेफाइट जो कि इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, पूछा गया है कि वहां पर जब कार्बन एटमों के दरमियान बॉन्डिंग होगी तो किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। ऑप्शंस हैं आयोनिक, दिस इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। ऑप्शन बी कोवेलेंट, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर या मेटेलिक। मेटेलिक तो उस वक्त होंगी जब मेटल होगा, कार्बन इज नॉन मेटल, ये बात आप इग्नोर कर दें। ऑप्शन ए में आयोनिक की बात है, आयंस है ही नहीं। जब कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है दोनों का, तो कैसे आयंस बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सी और बी को अगर आप देखें, मॉलिक्यूलर फोर्सेस उस वक्त होंगी वैन डर वाल्स फोर्सेस, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड की केस में एक्सप्लेन किया, जब मॉलिक्यूल्स होंगे। यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड इज कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10 में पूछा गया है नंबर 10 एमसीक्यूज में कि द एग्जांपल ऑफ मेटेलिक सॉलिड इज। अब मेटेलिक सॉलिड का बताया गया है हमें कि इनमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इनमें से मेटेलिक सॉलिड कौन सा है। कार्बन नॉन मेटेलिक इन नेचर है, बोरॉन नॉन मेटेलिक इन नेचर है, सिलिकॉन मेटेलॉइड है, कंप्लीटली या प्योर मेटल नहीं है। तो कॉपर एग्जांपल रह जाता है। जो सही आंसर है हमारा दैट इज कॉपर, इसमें मेटेलिक सॉलिड है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं। सॉलिड स्टेट में इससे करंट पास हो सकता है, दैट इज व्हाई इट इज मेटेलिक इन नेचर। 11 में पूछा गया है कि इन सॉलिड स्टेट द क्रिस्टल्स व्हिच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर। बताया गया है हमें कि वो क्रिस्टल्स जो सॉलिड स्टेट में करंट और हीट को पास कर सकते हैं, इनफैक्ट गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कोवेलेंट है, ऑप्शन बी आयोनिक क्रिस्टल्स हैं, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं, या ऑप्शन डी मेटेलिक क्रिस्टल्स है। नंबर 1 कोवेलेंट में पैसेज मुमकिन नहीं है, जैसे डायमंड है, कार्बन, वहां पर करंट को पास हम नहीं कर सकते, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में ले लें। बी जो है आयोनिक सब्सटेंसेस करंट पास करते हैं सॉल्यूशन स्टेट में या मोल्टन स्टेट में, सॉलिड में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आयंस की मोशन पॉसिबल नहीं है वहां पर। और सी जो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस हैं ही नहीं, तो इसलिए दीज आर 3 आर नॉन कंडक्टर्स एंड द करेक्ट आंसर इज मेटेलिक क्रिस्टल्स, जहां पर सॉलिड स्टेट में करंट और
हीट की ट्रांसफर जो है वो मुमकिन है। एमसीक्यूज नंबर 12 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के when a crystalline substance conducts current in one direction but not through the other directions of the crystal, this property, ये कुछ देर पहले हमने डिस्कस की। इस प्रॉपर्टी को एनआइसोट्रॉपी कहते हैं। जब एक साइड से करंट पास हो और दूसरी तरफ से करंट पास ना हो, that condition is known as anisotropy, and option A is the correct answer. Isotropy, anisotropy, एलोट्रोपी एंड आइसोमॉर्फिज्म है। एलोट्रोपी एंड आइसोमॉर्फिज्म में आप फर्क जानते हैं। 13 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के द क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एट इट्स, ऑप्शन ए बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर जो सही ऑप्शन है हमारा दैट इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। जब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ट्रांजिशन शो करेगा दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाने के लिए, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि वो रोम्बिक फॉर्म में है तो वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। अब इस दौरान इस टेम्परेचर के पहुंचने से पहले पहले कंडीशन आ जाती है जिस पर दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सल्फर की केस में हम कहते हैं कि 95.2 वो टेम्परेचर है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब उस टेम्परेचर पर सल्फर दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है जिसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और एमसीक्यूज नंबर 14 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के क्रिस्टल लैटिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डायमेंशंस, 4 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस या 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल ऑप्शंस गलत हैं, 3 और 4 में कंफ्यूजन है। तो हम क्रिस्टल लैटिस को इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन। तो जो सही ऑप्शन है हमारा क्रिस्टल लैटिस का दैट इज इन 3 डायमेंशंस। स्टूडेंट्स 14th एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए और उनके सही ऑप्शंस के साथ सही आंसर्स के साथ डिस्कशन हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। आइए बोर्ड नंबर 3 पर शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये वो पोर्शन है जब पेपर सेक्शन बी में इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 4 होते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आपने पहले उस सब्सटेंस को डिफाइन करना है जिसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और आखिर में एग्जांपल्स दे दें, मैक्सिमम मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि एक्सप्लेन करें यूनिट सेल को और क्रिस्टल लैटिस को विद एग्जांपल। यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस ये दोनों जो हैं ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। यूनिट सेल हम कहते हैं कि ये वो, उससे पहले जरा क्रिस्टल लैटिस की वजाहत करें। हम कहते हैं कि क्रिस्टल लैटिस वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसमें पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली अरेंज्ड हों। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट सेल उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की यूनिट को हम कहते हैं, इकाई को हम कहते हैं। जैसे प्लांट्स में हम सेल्स की बात करते हैं या एनिमल्स में ये यूनिट सेल है, ये उस बल्क ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है, जैसे एजेस हैं, फेसेस हैं, बॉन्ड एंगल्स हैं वगैरह। तो यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं चैप्टर में। वो लेक्चर्स दोबारा देख लें, किताब उठाएं, इन प्रॉपर्टीज को देख ले, आपको वाज़ेह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है स्टूडेंट्स के व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस क्यों एनआइसोट्रोपिक इन नेचर है? आपको एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में 3 डायमेंशनली तीनों अतराफ में सोडियम पार्टिकल को 6 क्लोराइड आयंस ने और एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयंस ने घेरा हुआ है। अब अगर हम फर्ज कर लें डायमंड के एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट को डिस्कस करें, तो अगर ग्रेफाइट के साइड से जहां पर लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग कर सकते हैं, अगर हम हॉरिजेंटली उन लेयर्स के करंट को पास करेंगे तो करंट
पैसेज मुमकिन है, और अगर वर्टिकली करेंगे तो करंट पैसेज मुमकिन नहीं है। अब ये पूछा गया है कि क्यों नहीं है। इसलिए क्योंकि पार्टिकल्स जब उस करंट के रास्ते में आते हैं तो वो एक डायरेक्शन से उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी और दूसरी साइड से उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। जैसे हॉरिजेंटली अगर हम अप्लाई करें तो जो लेयर्स होंगे वो स्लाइडिंग करेंगे, क्योंकि उनमें एक लेयर और दूसरे लेयर के दरमियान वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस है। और वर्टिकली इसी तरह लेयर्स स्लाइडिंग नहीं कर सकते, तो जब वो स्लाइडिंग नहीं कर सकते करंट पास होना मुमकिन नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि मेटेलिक क्रिस्टल्स आर गुड कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट व्हाइल आयोनिक क्रिस्टल्स आर नॉट इन सॉलिड स्टेट। याद रखें स्टूडेंट्स के करंट की पैसेज के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें सॉलिड स्टेट में। अब मेटेलिक क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के मुताबिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद हैं, लेकिन आयोनिक क्रिस्टल्स में या आयोनिक सॉलिड्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस मौजूद नहीं है। इसलिए सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस से करंट पास नहीं हो सकता और मेटेलिक सॉलिड से करंट पास हो सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, while there are no such free electrons in ionic substances। लेकिन आयोनिक सब्सटेंसेस को जब हम सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सोल्यूशन बना लेते हैं, या उनको मोल्टन स्टेट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तब उनसे पैसेज ऑफ करंट मुमकिन है ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, 4 में सॉरी, के डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या हैं? सॉलिड्स आपको पता है जिनका शेप वॉल्यूम स्पेसिफिक होगा, विच आर इनकम्प्रेसिबल। दोनों एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों इसी तरह इनकम्प्रेसिबल है, स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एमॉर्फस वो है जहां पर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इर्रेगुलर होगी, बास पॉइंट्स पर पार्टिकल्स की एग्रीगेशन हुई होगी, ज्यादा होंगे, बास पॉइंट्स पर पार्टिकल्स जो होंगे डिस्पर्स्ड होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे। जैसे विंडो ग्लास हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, विच इज एमॉर्फस इन नेचर। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस इन विच पार्टिकल्स आर 3 डायमेंशनली अरेंज्ड। एक लाइन की फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप जिस एंगल से भी देखेंगे पार्टिकल्स आपको एक लाइन में कतार में नजर आएंगे, विच आर रेगुलरली अरेंज्ड। एग्जाम्पल्स कार्बन है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन सूट एमॉर्फस सॉलिड के लिए एग्जाम्पल हुआ, रबर हुआ, और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि जस्टिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट? शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि जब किसी सब्सटेंस की मेल्टिंग शुरू होगी, सपोज हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब सोडियम क्लोराइड जितना भी हो, 1 ग्राम हो, लेस देन 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, जितना भी हो, उसका मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुरू होगा और कंप्लीटली उसी टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो जाएगा सारा। अब यहां पर यह पूछा गया है कि क्यों शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, स्पेसिफिक होगा। ये इसलिए स्टूडेंट्स, अगर इम्प्योरिटी ना हो, अगर प्योर सब्सटेंस हो तो वो कंप्लीटली कन्वर्ट होगा 801 डिग्री सेल्सियस पर, इसलिए क्योंकि थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर हम देखते हैं उसमें कोई इम्प्योरिटी है, तो जो हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस हीट का थोड़ा बहुत पोर्शन जो होगा वो इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब करेगा। जब वो इम्प्योरिटी उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वो सब्सटेंस जो होगा वो विद इन अरेंज मेल्टिंग शो करेगा। एक दूसरा रीजन उसके लिए ये है कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है उसमें पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली अरेंज्ड हैं। इंटर एटॉमिक या इंटर आयोनिक जो स्पेस है वो थ्रू आउट द क्रिस्टलेट सेम होगा। एमॉर्फस सब्सटेंसेस में ये है कि बाज़ जगहों पर पार्टिकल्स एग्रीगेटेड होंगे, वो जगह उस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा उसको तोड़ने के लिए, लेकिन बाज़ पॉइंट्स पर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी वो
इरेगुलर तो है ही, लेकिन पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे, वहां पर कम प्रेशर रिक्वायर्ड होगा उसको तोड़ने के लिए। दैट इज व्हाई क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि व्हाट इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसकी वजाहत तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पोर्शन में भी दी गई स्टूडेंट्स आपको, कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अगर हम सल्फर की बात करें रोम्बिक और मोनोक्लिनिक शेप्स में या क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में से, तो 95.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर जो है दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में अवेलेबल होगा। अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो एक फॉर्म में फिर कन्वर्ट होगा, और अगर हम कम करेंगे तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हम उसको 95.2 पे रखेंगे टेम्परेचर को, तो फिर दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स की एग्जिस्टेंस मुमकिन है। उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस में एटॉमिक रेशो सेम होगा, जैसे सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट है, ये आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस है लेकिन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म या सेम क्रिस्टलाइन या पार्टिकल्स अरेंजमेंट है इसमें से। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके एटॉमिक रेशो सेम है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। जो डिफरेंट एटम्स हैं, मतलब सोडियम उसके मुकाबले में पोटेशियम दोनों सिंगल है, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन दोनों सिंगल है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन 3 तादाद में है। तो पार्टिकल्स की नंबरिंग अगर सेम होगी, नेचर चाहे डिफरेंट हो या सेम हो, लेकिन नंबरिंग अगर सेम होगी, तब जो शेप उससे बनेगा, जो जियोमेट्रिक शेप उससे बनेगा, वो आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा। डिटेल किताब में मौजूद है स्टूडेंट्स, वहां पर ज्यादा एग्जांपल्स दिए गए हैं, रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर हार्ड व्हाइल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर सॉफ्ट। रीजन मांगा गया है कि जो कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं जैसे डायमंड है, वो कितना सख्त है, स्ट्रांगली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं है। ये इसलिए स्टूडेंट्स के डायमंड जो है वहां पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द कार्बन एटम्स, दोज आर कोवेलेंट फोर्सेस व्हिच आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द वीक वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की केस में हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को या वाटर को। बर्फ पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो मेल्ट होगा, पानी में कन्वर्ट होगा। ये इसलिए क्योंकि वहां पर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वीक वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, व्हाइल कोवेलेंट फोर्सेस आर मच मोर स्ट्रॉन्गर। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि व्हाट इज लेटिस एनर्जी, और उसके साथ एक एग्जांपल दे रहे हैं। लेटिस एनर्जी हम कहते हैं कि ये वो एनर्जी है जब 1 मोल ऑफ अपोजिट आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, सोडियम और क्लोराइड आयंस एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं, मिलकर जब कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड सब्सटेंस में, जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस आर कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, उस दौरान जो एनर्जी चेंजेस होंगी या एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। एग्जांपल आप पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि दोज आर आयोनिक सब्सटेंसेस। लेटिस एनर्जी का वर्ड किस वक्त यूज होगा? जब हम आयोनिक सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन की बात करेंगे। और आखिरी क्वेश्चन जो है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वो कंडीशन है जिसमें एक ही कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में अवेलेबल होगा। आइसोमॉर्फिज्म वो है जब डिफरेंट कंपाउंड सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में अवेलेबल होंगे। इसके मुकाबले में एलोट्रोपी है स्टूडेंट्स, एलोट्रोपी में एलिमेंट होगा, पॉलीमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म में कंपाउंड्स होंगे। एलोट्रोपी वो कंडीशन है जब सेम एलिमेंट डिफरेंट क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में अवेलेबल हो, जैसे कार्बन है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकीबाल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसकी कंप्लीट डिटेल चैप्टर में आपके साथ शेयर की गई है। काइंडली किताब उठाएं और लेक्चर्स को सुने, इंशाल्लाह आपको ये सारा एक्सरसाइज जो होगा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।